मार्गदर्शन कार्यक्रम के चौपाल के इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, खेती यदि वैज्ञानिक तरीके से की जाए और साथ में कृषि विशेषज्ञों की भी सलाह ली जाए तो निश्चित तौर से खेती लाभ का धंधा बन सकती है। दोस्तों, आज हम आए हैं अनूपपुर जिले के कृषि विज्ञान केंद्र में, जहां हम मुलाकात करेंगे कृषि विशेषज्ञों से, साथ ही हम मुलाकात करेंगे सफल किसानों से भी। तो आइए आपका परिचय कराते हैं। तो सबसे पहले हम डॉक्टर अनिल कुर्मी जी का स्वागत करते हैं। डॉक्टर अनिल कुर्मी जी, जो कि विशेषज्ञ हैं पौध सुरक्षा से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। साथ ही हम स्वागत करते हैं डॉक्टर योगेश कुमार जी का। योगेश कुमार जी कृषि वानिकी से हैं और डॉक्टर साहब, आपका भी हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर लक्ष्मण सिंह उदय जी का स्वागत करते हैं। आप वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक हैं, आपका भी डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत प्रोग्राम में। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आइए दर्शकों, हम प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और प्रोग्राम की शुरुआत में हम सबसे पहले बात करेंगे डॉक्टर अनिल कुर्मी जी से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि पौध सुरक्षा के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, कितनी आवश्यक है पौध सुरक्षा? यदि अनूपपुर ज़िले के लिहाज से देखा जाए तो अनूपपुर ज़िला जनजाति बाहुल्य ज़िला है। यहाँ का किसान आज भी पौध सुरक्षा को लेके उतना अधिक जागरूक नहीं है और यहाँ के किसान आज भी परंपरागत तरीकों का ही उपयोग करते हैं और पौध सुरक्षा में कोई विशेष चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं। जैसे एक छोटी सी चीज़ को ही अपना लिया जाए, जैसे बीज उपचार है, तो यहाँ के किसान यदि बीज उपचार को ही अपना लें तो बहुत सारी बीमारियों से वो सुरक्षित हो सकते हैं। यहाँ की चूँकि देखा जाए तो यहाँ की मुख्य फसल धान है और धान में जो बीमारियाँ आ रही हैं, जैसे ब्लास्ट की समस्या है या लाई पड़ना जिसको बोलते हैं यहाँ पर, फॉल्स स्पॉट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, उसकी समस्या है। तो इन सब बीमारियों को अपन बीज उपचार करके अपन उनसे, इन बीमारियों से अपनी फसल को सुरक्षित कर सकते हैं। और थोड़ी सी चीज़ों में और परिवर्तन करके भी हम यहाँ के किसान अपने पौधों को सुरक्षित कर सकते हैं। जैसे कि नई दवाइयों के बारे में जानकारियाँ हैं, नई फफूंदनाशक के बारे में जानकारियाँ हैं। इस विषय में भी यहाँ के किसान बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं है और यहाँ के यदि देखा जाए तो नाम मात्र के ही लिए यहाँ के किसान दवाइयों का उपयोग करते हैं। तो सही समय पे, सही मात्रा में और उचित जानकारी के साथ यदि दवाइयों का यदि उपयोग किया जाए फसल सुरक्षा में, और साथ साथ जो यहाँ के परंपरागत तरीके हैं जो प्रकृति को ध्यान में रखकर उनका भी उपयोग किया जाए, तो यहाँ के किसान अच्छी आमदनी कमा सकते हैं और कृषि को एक मतलब अपनी आय का स्रोत बना सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि पौध सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। आप बिल्कुल इस चीज़ पे बहुत विशेष ध्यान रखिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्रम में और डॉक्टर योगेश कुमार जी से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे कि कृषि वानिकी के बारे में और इसमें क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं। सर, जैसा कि आज के परिवेश में देखा जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज जो है एक बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे समय में कृषि वानिकी को अपनाना किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि देख रहे हैं कि कई जगह पे अतिवृष्टि हो रही है, कहीं बिल्कुल बरसात नहीं हो रही है, कहीं पाला पड़ने की संभावनाएं हो जाती हैं। तो ऐसे समय पे क्या होता है कि जो एक फसलीय जो फसल रहती है, मोनोक्रॉपिंग जो होती है, उसमें किसानों को लगातार रिस्क बनी रहती है। कभी बारिश बहुत तेज़ हो गई, कभी ओले पड़ गए, तो उससे उनकी वो जो फसल है, मोनोक्रॉपिंग जो है वो बर्बाद हो जाती है। तो ऐसे समय में इंटरक्रॉपिंग बहुत ज़रूरी है, जिसको अपन कृषि वानिकी बोल सकते हैं। इसमें कृषि के साथ साथ अन्य वानिकी और फलदार वृक्षों का समावेश किया जाता है, जिससे कि क्या है, किसानों को एक तो आय में वृद्धि होती है, दूसरा उनके रोजगार के साधन भी बनते हैं, और तीसरी जो पर्यावरण की ये जो प्रतिकूलता चल रही है, ऐसी परिस्थिति में उनको एक रिस्क से उबरने में कामयाब रहते हैं किसान भाई। तो कृषि वानिकी में यही है कि किसानों को अधिक लाभ भी प्राप्त होता है। और चूंकि जैसा देखा जा रहा है कि लगातार वनों की संख्या घटती जा रही है, ऐसे में क्षेत्रफल तो वही है भारत का जो है, लेकिन अगर अपन को वनों की संख्या और वृक्ष कवर बढ़ाना है तो कृषि वानिकी को अपनाना पड़ेगा। लक्ष्मण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि इस समय कृषि में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। सर, शासन द्वारा किसानों को उत्पादन बढ़ाने हेतु मुख्यतः 4 प्रकार के योजनाएं चल रही हैं सर। इसमें प्रथम बीज वितरण है, जो सभी किसानों को आधी कीमत में दिया जाता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत डीजल पंप, विद्युत पंप, पाइपलाइन, स्प्रिंकलर ये आधी कीमत में दिए जाते हैं। यंत्रीकरण के अंतर्गत जो किसान थ्रेसर, एम्बू प्लाऊ, सीड ड्रिल और रीपर, इन यंत्रों का अगर
ज़रूरत हो तो उनको भी ऑनलाइन करके ये भी आधे कीमत में इनको प्राप्त कर सकते हैं। और ये योजना भी संचालित हैं, बहुत से किसान इस क्षेत्र में भी ऑनलाइन किए हैं और उनका लाभ ले रहे हैं। प्राकृतिक खेती के अंतर्गत में अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत में प्राकृतिक खेती के बारे में किसानों को सलाह दी जा रही है, जिससे हानिकारक कीट और अच्छी उत्पादन से प्राप्त कर सकें। इसके अंतर्गत सर और नलकूप खनन योजना के अंतर्गत नलकूप जो सिंचाई साधन के अंतर्गत किसानों को दिया जाता है, सभी किसानों को 40,000 रुपया इसको अनुदान प्राप्त होती है। सिंचाई साधन हेतु शासन द्वारा बलराम ताल किसानों को दिया जाता है, उसमें सभी किसानों को 1 लाख रुपये का अनुदान दिया जाता है। यदि किसान इन सभी योजनाओं का अगर ये लाभ ले तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र के किसानों को विकास होगा। जी बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि शासन के द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। आप कृषि विज्ञान केंद्र से आप जुड़े रहिए और इन योजनाओं का आप पूरा लाभ लीजिए। जैसे कि वर्तमान में हम देख रहे हैं कि हमें अधिक उत्पादन की आवश्यकता है। हर किसान चाहता है कि अधिक से अधिक उपज प्राप्त हो, तो इसके लिए किसान को ये ज़रूरी है कि उसको अपने खेत का स्वास्थ्य पता होना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने खेत का मिट्टी परीक्षण कराएं। मिट्टी परीक्षण के द्वारा किसान को अपने खेत में उपस्थित मौजूद पोषक तत्वों की जानकारी प्राप्त होती है, जिसके तहत वो सूक्ष्म पोषक तत्व, मुख्य पोषक तत्व एवं उपस्थित उसका अम्लता, क्षारीयता, ये सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त हो सकती है। इसके साथ ही मृदा स्वास्थ्य के प्रति किसान जो होता है जागरूक होगा। इसमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चलाई जा रही सरकार के द्वारा 2015 से। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि भारत के प्रत्येक किसान को उसके पास एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड होना चाहिए अपना, जिसके द्वारा वो अपने जिसका उपयोग करके वो खाद की उचित मात्रा का प्रयोग करके अधिक उत्पादन प्राप्त कर सके। जी, तो जैसा कि मैम ने बताया कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भी चलाई जा रही है, इसका लाभ भी आप शासन के द्वारा ले सकते हैं। आइए डॉक्टर अनिल कुर्मी जी से हम बात करते हैं। अनिल जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप किस प्रकार से किसानों को जागरूक करने के लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं। कृषि विकास केंद्र कितना सहयोग कर रहा है किसानों को जागरूक करने में? समय पर फसल विशेष जो खेत में रहती है उसके लिए जो आवश्यकता होती है उस हिसाब से कृषक प्रशिक्षणों का लगातार आयोजन किया जाता है, जिसमें किसानों के लिए पौध सुरक्षा को लेकर लगातार जागरूक किया जाता है। और यहाँ के किसान अब धीरे धीरे पौध सुरक्षा को लेकर जागरूक हो रहे हैं और उस दिशा में आगे भी बढ़ रहे हैं। और एक विषय और है जो कि पौध सुरक्षा से ही संबंधित है, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा किसानों का ध्यान नहीं जाता है और जागरूकता भी उस विषय में बहुत कम है किसानों के बीच में। परागणक कीट जो है, जैसे मधुमक्खी है या तितलियां हैं, इनके सहयोग से लेते हैं। यदि वो कीट यहाँ संरक्षित नहीं किए जाएंगे तो हमारी उत्पादन में बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाएगी। और आज जो इन कीटों का जो हमारे लिए लाभदायक कीट है, जो परागणक कीट है, परागणक की क्रिया क्या होती है कि जो नर पुष्प का जो परागकण बनते हैं वो मादा पुष्प तक पहुंचने के लिए उसमें एक माध्यम की आवश्यकता होती है, जिसमें हवा है या कीट है या अन्य पक्षी है, लेकिन कीटों का इसमें विशेष योगदान रहता है। किसान इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी जागरूक नहीं है। अब जैसे कि कीटनाशकों का लगातार उपयोग और अंधाधुंध उपयोग, बिना जानकारी के उपयोग करना, प्रदूषण का बढ़ना, मोनोक्रॉपिंग जैसे देखेंगे कि लंबे लंबे क्षेत्रों में, बड़े बड़े क्षेत्रों में हजारों हेक्टेयर एरिया में एक ही प्रकार की फसल ली जा रही है, जिससे उनका हैबिटेट खत्म हो रहा है। तो इस प्रकार की जागरूकता की ना होने के कारण इस जो परागणक कीट है वो लगातार कम होते जा रहे हैं। तो इसके विषय के लिए भी इस पर काम किया जाना जरूरी है। और तो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र ने इसमें निर्णय लिया है कि इस साल से हम लोग एक सप्ताह केवल परागणक कीटों की जागरूकता के लिए ही कार्यक्रम चलाएंगे और किसानों के बीच में इस विषय को ले जाएंगे, ताकि किसान अधिक से अधिक जागरूक हो सकें। और साथ में पौध सुरक्षा के साथ भी हम परागणक कीटों का संरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं उस विषय पर भी हम इसको आगे काम करेंगे। तो हमारे साथ एक कृषक हैं, आइए हम सबसे पहले तो उनका परिचय लेते हैं। आप अपना नाम बताइए। जी सर, मैं ग्राम पंचायत पमरा से हूँ। आपका नाम बताइएगा। गोविंद सिंह। गोविंद सिंह जी, आप हमारे विशेषज्ञों से क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं? जी सर, मैं अभी टमाटर लगाना चाहता हूँ, उसमें कौन कौन सा उसमें वो कीट का वो है, मादा बन गया है, अब लगाने वाला हूँ 15-20 दिन बाद। जी, तो जैसा कि गोविंद सिंह जी ने प्रश्न पूछा है टमाटरों में कि टमाटर लगाने वाले हैं तो किस प्रकार की उसमें समस्याएं आ सकती हैं, और डॉक्टर साहब हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये क्या समस्या है, उसका निवारण क्या है?
इस क्षेत्र में टमाटर की खेती बहुत मात्रा में की जाती है और स्पेशली गर्मियों के सीज़न में यहाँ खेती बहुत होती है। तो यहाँ जो विशेषकर जो समस्या आती है वो आती है उखटा की समस्या, और दूसरा समस्या आती है टमाटर की फलभेदक, जिसको टमाटर की इल्ली भी बोलते हैं। तो उखटा की समस्या के निवारण के लिए ज़रूरी है बीज उपचार करना, और बीज उपचार करने के साथ साथ उसका जब पौधे का अपन रोपण करते हैं उस समय अपन जड़ उपचार भी कर सकते हैं। और बीज उपचार करने के लिए आप ट्राइकोडर्मा ले सकते हैं 8 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से, और ट्राइकोडर्मा का उपयोग करके आप बीज उपचार कर सकते हैं। और यदि रसायन में देखें तो थायोफेनेट मिथाइल करके आता है 50%, उसकी भी 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से आप उसका उपयोग करके बीज उपचार कर सकते हैं। और इसके साथ ही जब ये समस्या यदि मान लिया आपने पौध लगा दिए हैं और उसके बाद आपकी इसमें उखटा की समस्या आ गई है बीज उपचार करने के बाद भी, तो आप थायोफेनेट मिथाइल जो है उसका आप 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के आप उसका स्प्रे भी कर सकते हैं। तो ये उखटा की समस्या से आपको निदान मिल जाएगा। इसके साथ ही इसमें समस्या आती है फल भेदक की या इल्ली की, जो यहाँ सबसे बड़ी समस्या है। तो उसके निवारण के लिए ज़रूरी है कि हम जो टमाटर का पौधा लगा रहे हैं उसके साथ हम गेंदे के पौधे भी लगाएं, क्योंकि गेंदा यदि हमने टमाटर लगाया और चारों तरफ एक बाउंड्री पे हमने गेंदे का पौधा लगाया है तो जो इल्ली है वो गेंदे के पौधे को ज़्यादा पसंद करती है। तो जो अंडे हैं वो गेंदे के पौधे पे देगी, आपका टमाटर बच जाएगा और गेंदे के पौधे पे आप दवाई डाल के उसको नष्ट कर सकते हैं। साथ में ही आप टमाटर में आप अपने टी आकार की खूंटियाँ गाड़ सकते हैं, जिसमें खूंटी गाड़ने से क्या होता है कि आप 1 एकड़ में कम से कम 25-30 खूंटियाँ गाड़ दें, तो क्या होगा कि उस पर आके पक्षी बैठेंगे जो इल्ली हैं उनको खाते हैं। इसके साथ ही आप एक फेरोमोन ट्रैप आता है, उसमें क्या होता है कि मादा जो कीट होता है इल्ली का, उसकी गंध लगी होती है, तो सारे नर कीट आकर्षित होकर उस फेरोमोन ट्रैप में उसमें फंस जाते हैं, जिसमें नर और मादा में आपस में मिलन नहीं हो पाता है और आने वाली जो पीढ़ी है वो नष्ट हो जाती है, वो अंडा नहीं दे पाते हैं। और साथ ही साथ इस ट्रैप का लाभ ये भी होता है कि जैसे ही हमारे खेत में इल्ली आना चालू हो गई है तो हमें पता लगने लगता है कि भाई ये ट्रैप में इल्ली आ रही, इसका मतलब आगे चल के हमारी फसल में इसका प्रकोप बढ़ेगा। और इसके साथ ही यदि आप इन चीज़ों से आप कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो आप उसमें रसायनों का उपयोग कर सकते हैं। रसायनों में जैसे इमामेक्टिन बेंजोएट है, इसका उपयोग करेंगे तो इल्ली का आपको निश्चित रूप से निदान हो जाएगा। इमामेक्टिन बेंजोएट 5% दवा जो आती है उसकी 2 लीटर पानी में 1 ग्राम दवा की मात्रा का आप स्प्रे करेंगे तो इल्ली से आपको निजात मिल जाएगा। जी, तो दर्शकों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि पौधों का उपचार किया जाना, इल्ली वगैरह का उपचार किया जाना कितना आवश्यक है, आप इस बात के ऊपर यदि विशेष ध्यान रहेंगे तो आपके पौधे निश्चित तौर से स्वस्थ रहेंगे। आइए बात करते हैं कुछ और कृषकों से कि वे क्या जानना चाहते हैं, उनके क्या प्रश्न रहेंगे हमारे विशेषज्ञों से। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। प्रताप सिंह धुर्वे, ग्राम पमरा से। मैं विशेषज्ञों से यही पूछना चाहता हूं कि जैसे कि अपने खेत का मिट्टी अगर परीक्षण करना चाहते हैं तो क्या आप चेक कर देंगे सर? जी, तो जैसा कि प्रश्न किया है कि मिट्टी को चेक करने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, तो मैम आपसे जानना चाहेंगे। सर्वप्रथम हमको सैंपल ला के देने पड़ेंगे मिट्टी के नमूने। तो मिट्टी के नमूने आप क्या करेंगे, साल में 2 बार ले सकते हैं हम। एक तो आपकी रबी की फसल जब लगेगी उसकी कटाई के बाद उपरांत, जब आप बखरोनी करेंगे उसके पहले ले सकते हैं, और दूसरा जब आपका गर्मी में फसल जब आपकी खरीफ की फसल लगाएंगे उसके पहले। इस तरीके से आप 2 टाइम में ले सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखना है कि जो मिट्टी का परीक्षण, मिट्टी जो आप नमूने के लिए लेके आएंगे वो गीली नहीं होनी चाहिए, और खाली खेत की मिट्टी लेके आएँ जिसमें कोई फसल ना लगी हो। और अगर फसल लगी भी हो तो आपको क्या करना है, 2 पंक्तियों के बीच की मिट्टी लेनी है आपको। और कुछ इसमें मिट्टी परीक्षण में हमें सावधानी रखनी है कि आपको खेत के चारों कोनों की मिट्टियाँ और फिर उसके बाद खेत के बीच की मिट्टी को निकाल के उसको आपस में मिक्स करके लेके आना है। किसी एक ही जगह की आपको मिट्टी नहीं लानी है। दूसरा, आपको खेत की मेढ़ों की मिट्टी नहीं लानी है, और या कोई भवन है या कोई सड़क है, सड़क के किनारे जहाँ पे ईंट गाड़ा का काम हो, सीमेंट का काम हो, चूना वगैरह पड़ा हो, उस जगह की मिट्टी नहीं लानी है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारे मिट्टी के सैंपल होंगे उसमें हमको कांच, बड़े बड़े पत्थर या फिर प्लास्टिक, इन चीज़ों का मिक्सचर ना हो, ये चीज़ें मिली ना हो, क्योंकि अगर ये होगी तो हमें इसको छानने में परेशानी होगी और इससे के द्वारा अच्छे रिज़ल्ट नहीं आएंगे। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है मिट्टी परीक्षण के लिए। तो दर्शकों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि मृदा परीक्षण यानी कि मिट्टी परीक्षण के लिए सबसे ज़्यादा अनिवार्य यह है कि आप अपने खेतों के चारों तरफ की मिट्टी के साथ साथ में आप खेत के बीच की मिट्टी भी
परीक्षण की तरफ परीक्षण के लिए कृषि विज्ञान केंद्र लेकर आएँ। तो चलिए आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ और बात करते हैं कुछ महिलाओं से भी हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे। तो हमारे साथ में धाराबाई हैं। आइए हम जानते हैं धाराबाई से कि इनका क्या प्रश्न है, ये हमारे विशेषज्ञों से क्या प्रश्न करना चाहती हैं। सर, मैं अनीता मैम से ये पूछना चाहती हूँ कि मतलब घरेलू खाद बनाना है तो उसमें क्या क्या लगता है, ये पूछना चाहती खाद बनाने के बारे में पूछना चाह रही हैं। तो अनीता मैम, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें जैसे हम लोगों के घर में, सभी के घरों में जो घर का कचरा निकलता है, घर का कचरा मतलब जो भी सब्जियों का कचरा, फल का कचरा, इसको हमको व्यर्थ में फेंकना नहीं है। इसके द्वारा हम जैविक खाद बना सकते हैं। और इसके अलावा जैविक खाद में भी आप केचुआ खाद भी बना सकते हैं, और इससे एक बायोडाइजेस्टर के द्वारा खाद, कंपोस्ट खाद बनती है, उसको भी आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, कचरा को लेना है। उसके साथ आपको उसमें गोबर आपके पास उपलब्ध हो तो गोबर डाल दीजिए, और अगर गोबर नहीं है उपलब्ध तो आप गीला गोबर को पहले, अगर आपके पास गोबर है, सूखा गोबर, तो आप डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी के पास सूखा गोबर नहीं है तो वो गीले गोबर का घोल बना के भी उसके ऊपर डाल सकते हैं। इसके पश्चात आप इसको एक मतलब जो बनाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको एक गड्ढे के अंदर करनी है, और फिर उस गड्ढे को आपको ढाँक देनी है। ओपन में नहीं करेंगे, अगर हम उसको खुला छोड़ देंगे तो उसमें गर्मी उत्पन्न नहीं होगी और उसका तापमान नहीं बढ़ेगा, और जिसके कारण से खाद नहीं सड़ पाएगी। आप एक इस तरीके से कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप कचरे को मिट्टी के अंदर दबा के रखेंगे, गड्ढे के अंदर भर के रखेंगे, तो ये खाद 2 से 3 महीने में जो तैयार होगी वो आपकी घरेलू खाद, कंपोस्ट खाद कहलाएगी। इसके अलावा अगर आप केचुआ खाद बनाना चाहते हैं तो केचुआ खाद बनाने के लिए आपको केचुए की आवश्यकता होगी। तो इसमें केचुए के साथ साथ इसमें केचुए के साथ इसमें हम गोबर की खाद का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमने इसके लिए अगर आपको टांके बनाने हैं तो टांके का उचित आकार जो होता है वो 3 मीटर लंबा और 1.5 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा होता है इस टांके की आकार। और इसके अंदर आपको सबसे पहले 1 से 2 तसला रेत डालनी पड़ेगी, और रेत इसलिए डाली जाती है ताकि इसमें नमी बनी रहे। फिर उसके पश्चात आपको इसमें जो भी घरेलू कचरा है या फिर जो खेत का अपशिष्ट पदार्थ, मतलब जो फार्म का वेस्ट मटेरियल होता है, किसी भी प्रकार का अनाज का भूसा जो निकलता है, चाहे धान का हो, गेहूं का हो, इसका सोयाबीन, जो भूसा निकलता है आप उसको डाल दीजिए। उसकी 10 से 15 सेंटीमीटर उसको डालिए। फिर उसके पश्चात हमको क्या करना है, 30 सेंटीमीटर के लगभग हमको गोबर की खाद डालना है। अगर गोबर नहीं है, सड़ी हुई गोबर की खाद, अगर गोबर की खाद नहीं है तो आप उसका गोबर का घोल बना के उसके ऊपर डाल सकते हैं, और फिर उसके बाद हम उसमें केचुए छोड़ सकते हैं। इसमें केचुए की जो होती है जो 20 प्रकार की वैरायटी पाई जाती है, 20 प्रकार में केवल 3 प्रकार की वैरायटी होती है जो केचुआ खाद बनाने के लिए उपयुक्त पाई गई है, जिसमें से अभी कृषि विज्ञान केंद्र में है आइसीनिया फोर्टिडा है, और इसके अलावा एक रेड वर्म के नाम से होती है, उसको बोलते हैं लुब्रिकस रेबुलस। ये जो है, ये 2 वैरायटी उपलब्ध है हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में। अगर आप चाहते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र से किसी तरीके का सहयोग चाहिए तो हम आपको ये केचुआ उपलब्ध करा सकते हैं। और इस प्रकार जो तैयार की गई खाद होती है और जो होती है वो 2 से 3 महीने में तैयार हो जाती है। केचुआ खाद बनाने के लिए हमें कुछ सावधानियों का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम मिट्टी डालेंगे उसमें तो गोबर डालते हैं तो गोबर जो होता है वो उसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि दीमक ना लगा हुआ। दूसरा, जो भी हम गोबर इस्तेमाल करें उसमें ये ध्यान रखें कि कांच, बड़े पत्थर, पन्नियाँ ये सब ना हो, क्योंकि जो केचुआ होता है वो सड़ा हुआ ही पदार्थ को खाता है, कार्बनिक पदार्थ को खाता है। और केचुआ खाद जो होती है वो जैविक खाद का प्रकार है, और केचुओं के द्वारा जो सड़े हुए पदार्थ को खाद के रूप में, जो मल के रूप में विष्ठा निकालता है, वही हमारी केचुआ खाद होती है जो चाय पत्ती की तरह दिखती है। तो इन्हीं सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। और एक चीज़ और देखनी है कि जो केचुआ खाद के लिए हम जो गड्ढे बनाते हैं या जो टैंक बनाते हैं वो डायरेक्ट धूप में ना रखें, क्योंकि केचुआ जो होता है वो अंधेरे में अच्छे से कार्य करता है और हमेशा उसमें नमी बनी रहे। तो इसके लिए हमको समय समय पर उसमें पानी की सिंचाई करनी है। और जब 2 से 3 महीने के बाद जब केचुआ खाद बन के तैयार हो जाएगी, वो चाय पत्ती की तरह भुरभुरी हो जाती है ऊपरी सतह, फिर उसको आप लेके उसको छनाई कर सकते हैं। और इस तरीके से जो खाद बन के तैयार होती है वो 10 रुपये प्रति किलो के भाव से बिकती है। इसमें बहुत फ़ायदा होता है किसानों को। अगर किसान इसको अच्छे तरीके से कर सके तो 1 रुपये अगर वो लागत लगाएगा तो उसको 10 रुपये का मुनाफा होगा।
इस तरीके से किसान भाई मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं और अपनी आमदनी दुगनी कर सकते हैं। तो दर्शकों, आइए हम और कुछ कृषक बहनों से हम बातचीत करते हैं। बहन, सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम माया मोगरे है। माया जी, आप हमारे विशेषज्ञों से क्या प्रश्न करना चाहती हैं? सर, हम अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से हम कोदो प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं, जिससे हम कोदो को किसानों से ख़रीद कर उसको यूनिट में प्रोसेसिंग करके और हम लोग बेचते हैं। तो हम वैज्ञानिक लोगों से ये पूछना चाह रहे हैं कि कोदो की खेती कैसे करें जो ज़्यादा से ज़्यादा हो। जी, तो डॉक्टर साहब, प्रश्न ये है कि कोदो की खेती किस प्रकार से की जाए ताकि उसमें मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा हो? कोदो की खेती में अधिक उत्पादन लेने के लिए सबसे पहले अपने को मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है उसके बारे में जानना जरूरी रहता है। उसके लिए आपको सर्वप्रथम जो भी नज़दीकी केंद्र है आपके यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र, उसमें आप सॉइल का परीक्षण करवाएं। दूसरा, जो बीज हैं वो उच्च प्रजाति के बीजों का चयन करना चाहिए। तीसरी चीज़, अपने खेतों की साफ सफाई अपने को रखनी चाहिए मेड़ों की, जिससे कि उसमें खरपतवार की जो संभावना है वो कम हो जाए। और चौथा चीज़ अपने को यह है कि जैसा देखने में आता है कि इस क्षेत्र में कोदो की खेती में घास की समस्या, चारे की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा आती है। तो जब भी हम लोग बुवाई करते हैं तो प्री इमरजेंस जो हर्बिसाइड होते हैं उनका अपने को उपयोग करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपकी जो फसल है वो निकलेगी और जो चारा जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इससे आपकी, क्योंकि चारा अधिक होने से क्या होता है कि जो भी अपन खाद और पानी डाल रहे हैं उसमें, तो वो चारा भी उसको ले रहा है और दूसरा मेन फसल से वो कम्पीट भी करता है। तो ऐसे समय पे क्या है, आपको प्री इमरजेंस हर्बिसाइड का अगर उपयोग करोगे तो वो चारा उसमें नहीं निकलेगा और जो भी आपने खाद डाला, पानी डाला, वो आपकी फसल के लिए उपयोग होगा। इससे आपको अधिक उत्पादन मिलेगा। जी बिल्कुल, तो हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब ने जो जानकारी दी वे हमारे कृषक भाई के लिए ज़रूर लाभकारी सिद्ध होंगी। तो मैम, हम आपसे संक्षेप में जानना चाहेंगे कि यदि हमारे कृषक भाई, किसान भाई खासकर, किस तरह से वे जागरूक हो सकते हैं मिट्टी परीक्षण को लेकर, मृदा परीक्षण को लेकर, इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा समय समय पर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं अलग अलग गाँवों में। जैसे इसमें मृदा स्वास्थ्य अभियान और मृदा स्वास्थ्य शिविर, इस कार्यक्रम चलाए जाते हैं अलग अलग गाँवों में। और कृषि विज्ञान केंद्र में भी इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें किसानों को मृदा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कराया जाता है। साथ ही उन्हें मिट्टी के नमूने लेने के, एकत्र करने की विधि बताई जाती है और किसानों को प्रेरित किया जाता है कि आप अपने मिट्टी की जांच कराइए और कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा निःशुल्क जांच की जाती है मिट्टी की। तो इस प्रकार से हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा अब तक लगभग 1000 किसानों के मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाकर उन्हें वितरित किए जा चुके हैं। अंत में हम डॉक्टर अनिल जी से हम बात करेंगे। अंत में डॉक्टर साहब, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि किस प्रकार कृषि विज्ञान केंद्र लगातार युवाओं को प्रशिक्षित कर रहा है, और वहीं हम यदि बात करें महिला वर्ग की भी बात करें तो उनके प्रशिक्षण को लेकर क्या क्या आपकी योजनाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। कृषि विज्ञान केंद्र मुख्यतः देखा जाए तो 4 प्रकार के प्रशिक्षण अभी आयोजन कर रहा है। एक तो प्रथम है नीड बेस्ड प्रशिक्षण, जिसमें कि मान लीजिए किसी ग्राम में कोई फसल लगी है, धान की फसल लगी है, तो वहाँ पे क्या आवश्यकता है वर्तमान में किसानों के लिए, रोग है, कीट है या खाद है, बीज है, किस प्रकार की प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तो वो 3 दिन का प्रशिक्षण होता है। वो हम 2 तरीके से करते हैं, एक करते हैं ऑन कैंपस और एक करते हैं ऑफ कैंपस। हम ग्राम में जाके भी प्रशिक्षण देते हैं और एक प्रशिक्षण हम करते हैं कृषि विज्ञान केंद्र पर भी किसानों को आमंत्रित करते प्रशिक्षण करते हैं। इसके बाद एक दूसरा प्रशिक्षण होता है RY ट्रेनिंग, रूरल यूथ ट्रेनिंग, जिसमें हम जो ग्रामीण युवा हैं उनके लिए रोजगार सृजन के दृष्टि से उनको प्रशिक्षण देते हैं, जो 7 दिन का प्रशिक्षण होता है। वो जो अलग अलग वैज्ञानिक है वो अपने अपने विषय का उसमें प्रशिक्षण देते हैं, जैसे लाख उत्पादन का है, सेरिकल्चर का है, वानिकी है, या केंचुआ खाद उत्पादन का है, या फिर प्रोसेसिंग का है। तो इसमें भी हम 7 दिन का प्रशिक्षण रखते हैं, जिसमें महिला और पुरुष दोनों लोगों को हम आमंत्रित करते हैं और उसमें हम किसानों को प्रशिक्षित करते हैं। इसके बाद फिर एक हमारा प्रशिक्षण चलता है IS इन सर्विस कैंडिडेट प्रशिक्षण, जिसमें हम जो यहाँ के जो प्रशिक्षार्थी जो मतलब लाइन डिपार्टमेंट के लोग हैं, जैसे कृषि विभाग है या वेटनरी है या उद्यान की विभाग है, तो यहाँ जो कर्मचारी काम करते हैं उनके नॉलेज को अपडेट करने के लिए भी हम लोग 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन इस प्रकार के प्रशिक्षणों का आयोजन करते हैं, जिसमें हम लाइन डिपार्टमेंट के लोगों को आमंत्रित करते हैं और उनको प्रशिक्षित करते हैं। इसके बाद अभी जो स्किल इंडिया का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं, वो होता है 21 दिन का कार्यक्रम।
तो यह कार्यक्रम भी अलग अलग विषय पर होता है। ये नीड बेस होता है कि यहाँ के क्षेत्र में किस प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है, तो उसको भी हम लोग आयोजित करते हैं। वो 21 दिन का प्रशिक्षण होता है। इसमें किसान यहाँ आते हैं, यहाँ रुकते हैं, यहाँ रुकने की भी व्यवस्था है। और जो किसान चाहते हैं कि पास के हैं वो तो डेली भी अप डाउन कर सकते हैं, तो वो भी स्किल इंडिया के माध्यम से भी 21 दिन का प्रशिक्षण का आयोजन जो किया जाता है उसमें भाग ले सकते हैं और अपना मतलब ज्ञान बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रशिक्षणों का हम लोग लगातार आयोजन करते हैं। और जैसे आपने पूछा महिलाओं के लिए, तो जैसे 21 दिन का जो प्रशिक्षण है या 7 दिन का जो RY ट्रेनिंग है, उसमें भी महिलाएं आ सकती हैं। और उनके लिए हम जैसे फूड प्रोसेसिंग का है, अचार है, पापड़ है, या अन्य प्रकार के जैसे पौधों की प्रोसेसिंग यूनिट है, इस प्रकार के प्रशिक्षण, या वर्मी कंपोस्ट है, इस प्रकार के प्रशिक्षण भी महिलाओं को हम आयोजित करते हैं। तो वो इसमें महिलाएं भागीदारी ले सकती हैं और अपने ज्ञान वर्धन करके अपने कृषि को आय का अपना धंधा बना सकती हैं और अपनी आय को दोगुना कर सकती हैं। और आप जो ये प्रशिक्षण हम कृषि विज्ञान केंद्र अनूपपुर से लेना चाहते हैं, तो कृषि विज्ञान केंद्र अनूपपुर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय लालपुर ग्राम में स्थित है। तो यहाँ आके आप संपर्क कर सकते हैं और अपना प्रशिक्षण आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अंत में हम आप सभी विशेषज्ञों का धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और आपने हमारे दर्शकों के साथ महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और साथ ही हम हमारे कृषक भाइयों और बहनों का भी धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं कि वे भी हमारे इस प्रोग्राम में आए और आपने भी महत्वपूर्ण सवाल पूछे। तो दोस्तों, कृषि दर्शन के चौपाल का यह अंक यहीं तक था। हम फिर हाजिर होंगे कृषि दर्शन के अगले प्रोग्राम में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।